अभी दो प्लेटफॉर्म है, एक ये आपका अनअकैडमी, सेकंड वन इज फिजिक्स वाला। वहां से एक मैडम छोड़ के गई बायोलॉजी के, हंगामा मच गया पूरा। पूरा हंगामा मचा दिया। हम्म, मुझे कई बार ऐसा क्यों लगता है बच्चा पढ़ता कम है वहां पे, कमेंट ज्यादा करता है। नहीं, प्लस में क्यों होगा? तो मक्खी थी मक्खी। क्या हुआ? अंदर से जो दिल होता है ना, वो अलाउ नहीं कर रहा है पढ़ाने के लिए। तुम्हारा पेपर होने वाला है, कब है? फोटोसिंथेसिस आना है बायोलॉजी में। अच्छा चलो बताओ, इसके पिछले साल कितने बच्चे अपीयर हुए थे नीट में? पिछले वाले उसमें कितने बच्चे नीट में अपीयर हुए थे पिछले वाले में? नीट पिछला, हाँ। कितना मार्क्स था? हाँ, टोटल 400। तेजी बोलो। और 341 और बस इतने ही बच्चे अपीयर हुए, बाकी इसके पहले अपीयर ही नहीं हुए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, 12th पास आउट करके जस्ट कितने बच्चे आए? ओके। क्या पढ़ा रहा था मैं? चलो आ जाओ, पहले वो चैप्टर खत्म कर लेते हैं हम। ब्रीदिंग साथ पढ़ा रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ना पढ़ाएं क्या इतना? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा एक बात बताओ, इतना इतना सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है, मतलब तो फिर फिजिक्स इतना वीक कैसे रह जाती है? या जब बायोलॉजी में कोई चीज पूछी जाती है तो ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कर पाएंगे? मैं हो सकता है अभी अभी आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया है, मैं पिछले चैप्टर में आके कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा तो पता चलेगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है? क्या बच्चे ये 10 ही स्टूडेंट रहेंगे क्या ऐसे? 10, 4, 4, 21 स्टूडेंट है। बाकी स्टूडेंट सब छोड़ गए? चलो आ जाओ, नहीं तो हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो ये जो रेगुलेशन है ब्रीदिंग का, 2 लेवल पे कंट्रोल होता है, ठीक है। ब्रेन के दो पार्ट हैं जो बेसिकली इसको रेगुलेट करते हैं, उसमें से एक है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और दूसरा है पॉन्स वेरुली। पॉन्स वेरुली पर प्राइमरी जो रेगुलेशन है वो मेडुला करता है, ठीक है, जो प्राइमरी रेगुलेशन है।
प्राइमरी रेगुलेशन है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा एक पिक्चर देखें हम, तो ये वाला पार्ट ये है pons, और दिस पार्ट इज नोन एज मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला, ठीक है। ये जो पॉन्स वाला रीजन है, यहाँ पे एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट है, एक डॉर्सल साइड पे, पीछे साइड पे, और एक वेंट्रल साइड पे। इस तरह से, ठीक है। ये आपके जो है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, और इन रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के चारों तरफ कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर? ऐसे रिसेप्टर जो केमिकल को सेंस करते हैं, इनके चारों तरफ। सेम चीज यहां पे भी होगी। और ये जो कीमो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, इन कीमो रिसेप्टर को बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इनको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। और ये आपका इधर वाला, ये आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जिसको शार्ट में आप बोल देते हो RRC, VRRC बोलना चाहिए, ठीक है, VRRC, ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। बट इतना डिटेल में नहीं दिया, सिर्फ उसने क्या बोला है एनसीईआरटी में कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये वाला आपका डॉर्सल है। तो आपको लिखना है तो लिख लो, बट एनसीईआरटी में सिर्फ यही बोला है कि जो मेडुला है उसके अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक आपका रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट है। तो ये जो पार्ट प्रेजेंट है, ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ये ब्रेन में प्रेजेंट है। और जो रेगुलेशन है, ठीक है, रेगुलेशन एक्चुअली दो लेवल पे होता है, ठीक है। जो रेगुलेशन है ब्रीदिंग का, ठीक है, रेगुलेशन जो ब्रीदिंग का है वो दो लेवल पे होता है। एक है आपका नर्वस लेवल पे, ठीक है, नर्वस सिस्टम लेवल पे, और दूसरा है आपका केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक नर्वस रेगुलेशन है, दूसरा, इसको रेगुलेशन ही लिखो, ठीक है। एक आपका नर्वस रेगुलेशन है और दूसरा है आपका केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा इससे। अब केमिकल रेगुलेशन क्या है कि ये जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है, इनमें एबिलिटी है, ये सेंसिटिव होते हैं। किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव टू पीएच, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड CO2, ठीक है, इंक्रीज इन CO2 या डिक्रीज इन CO2, ठीक है। तो CO2 और पीएच के लिए बेसिकली वो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स जो है सेंसिटिव, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में क्या है, अगर हम बात करें न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, तो जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है उसको इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये जो कीमो रिसेप्टर। और ये जो कीमो रिसेप्टर है ये अटैच्ड है या समहाउ कांटेक्ट में है किसके साथ में? पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर के साथ। और जो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर है वो आपका प्रेजेंट है कहाँ पे? एओर्टिक आर्चेज में या कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो केमिकल रेगुलेशन है ये किसके होगा, वाया कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और कीमो रिसेप्टर के बारे में मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि ये जो कीमो रिसेप्टर है किस चीज के लिए सेंसिटिव है, लिख दो यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मैंने सेंट्रल लिखा है तो कहीं कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पे क्या लिखने जा रहा था, सेंसिटिव टू पीएच एंड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो कीमो रिसेप्टर है यहीं पे आप लिख दो, आपके पास नीचे स्पेस होगा तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि कीमो रिसेप्टर आपके दो टाइप के हैं। एक जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और दूसरा आपके पास में है पेरीफेरल, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा आपके पास में है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। तो होता क्या है कि सेंट्रल केमी रिसेप्टर तो आपका प्रेजेंट है कहाँ, ब्रेन में, या मोर स्पेसिफिकली बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि जो आपका मेडुलर रीजन है जहां पे रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, जो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर है इसको लिख दो कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एओर्टिक आर्चेज। एओर्टा होती है ना, तो एओर्टा जो है इस तरह से सपोज करो एओर्टा बाइफरकेट कर रही है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे वो प्रेजेंट है, यहाँ पे वो केमी रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह से कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, तो यहां पे ये प्रेजेंट होंगे। जैसे ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या CO2 कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा, ये तुरंत जो है ये सेंसिटिव होंगे, ये सेंस करेंगे उसको, और किसको भेज देंगे इंफॉर्मेशन, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को। और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किसको इंफॉर्मेशन भेज देगा, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, तो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये कंट्रोल करता है इनको, मतलब इसका जो रेगुलेशन है, इसका जो रेगुलेशन है ये दोनों पे, या यहाँ पे बोलिए कि डार्सल रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर पे है और फिर डार्सल वेंट्रल वाले को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये वेंट्रल वाले को रेगुलेट करता है। तो थोड़ा सा चीजें लिखने अभी बाकी है, थोड़ा सा अभी चीज लिखना बाकी है, इधर हम जरा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ये इधर का लिख गया था ना, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ठीक है, आपके पास में एक है वेंट्रल RCC और दूसरा है आपके पास में RRC, डॉर्सल रिदमिक सेंटर। ठीक है, तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है ये कंट्रोल करता है, इस तरह से लिखो, रेगुलेट एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, रेगुलेट एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन बोथ, ये दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाई एक्सपायरेटरी मसल्स। अब तुमको पता ही है कौन सी एक्सपायरेटरी मसल्स, जो मसल्स एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो एक्सपायरेटरी मसल्स। और ये जो आपका डार्सल रिदमिक सेंटर है ये आपका रेगुलेट करता है सिर्फ इंस्पायरेशन
ओनली, ठीक है, बाय रेगुलेटिंग द इंस्पायरेटरी मसल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में। प्राइमरीली रेगुलेशन आपका ब्रीदिंग में इन्हीं का है, रिदमिक सेंटर का। इसके बाद जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये बेसिकली रेट ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा ये। तो आप लिख दो, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है रेगुलेट रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। मतलब जब आप इस तरह से सांस लेते हो तेजी से, तो ये क्या है, ये डेप्थ। जितनी लंबी सांस लोगे डेप्थ उतनी लंबी होगी, ठीक है। तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप बहुत डीप सांस लेते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी, रेट घट जाएगी, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, ठीक है, रेट बढ़ जाती है। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, मतलब आप जल्दी 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 सांस लेते हो, तो जितना डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पर जब योगा कर रहे होते हो तो उस समय क्या करते हो, उस समय डीप ब्रीदिंग करते हो। दैट मीन्स की रेट डिक्रीज करता है वो, ठीक है, रेट डिक्रीज करता है। कौन सा बेनिफिशियल है, साइंटिफिकली पता है कुछ? हम्म, एक और चीज यहां पे लिख दो, कैन मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ, मतलब किसके ऊपर बैठा हुआ है? मेडुला के ऊपर है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के ऊपर बैठा है। तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के फंक्शन को क्या कर सकता है, मॉड्यूलेट कर सकता है, अल्टर कर सकता है उसके फंक्शन को। और डिपेंड करता है किस कंडीशन में करेगा, ठीक है, किस कंडीशन में करेगा वो डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जितनी चीजें मुझे इसमें बतानी थी, ये बस याद रखना कि जो कीमो रिसेप्टर है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड और कौन सा कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल, तो वो क्या सेंस करते हैं, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। कहाँ पे प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ब्लड में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब एच आयन का क्या होगा इफेक्ट, अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो पीएच डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ब्लड का अगर पीएच डिक्रीज करता है या ब्लड में CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, अच्छा, ब्लड में अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो पीएच पे क्या इफेक्ट होगा, घट गढ़े बढ़ेगी या घटेगी? पीएच घटेगी, ध्यान में रखना। तो यहां से ये हो गया है आपका। अब आते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज पे। क्या बच्चे, तेजी बोलो। हम्म, तुम में से किसी को सुनाई दे रहा है? अच्छा, वो डीप ब्रीदिंग, जाहिर सी बात है। डीप ब्रीदिंग, आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हो तो आप क्या करते हो, लंबी सांस लेते हो, ठीक है। आपके ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उसकी वजह से ब्रेन आपका रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर एक बार आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो वो तो लैक्टिक एसिड बना लेगा, ठीक है, वो तो सरवाइव कर जाएगा। बट अगर जो है ब्रेन पे ऑक्सीजन की सप्लाई हुई तो ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी नर्व्स क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। आपको पता है कि नर्व्स में सेल डिवीजन तो होता नहीं है। जो बचपन में एक बार नर्व्स बन चुकी है, बचपन कह रहा हूँ ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जितनी नर्व्स एक बार बन चुकी हैं वही होती हैं। वो बहुत ज्यादा होती हैं, फिर वो धीरे धीरे करके मरती रहती हैं,
ठीक है। तो अगर उनके मरने की रेट को कम करना है तो आपको इनफ ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं सप्लाई करोगे तो मरती रहेंगी। या कई बार आप देखते हो कि अंदर ही अंदर जो है कुछ ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है कई सारे लोगों का दिमाग गड़बड़ करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो भी चीज है। तो डीप ब्रीदिंग बेनिफिशियल है। और एक्सरसाइज के दौरान जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, वैसे तो दोनों के बेनिफिट हैं अपने, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस समय इतनी एनफ ऑक्सीजन लेने के लिए डीप ब्रीदिंग से पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब है आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा बाय डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज के बेनिफिट हैं वो अपने अलग हैं, उसके अपने अलग हैं। चलो, एनर्जी मतलब जब आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा लगती है, तभी वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा होता है। आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी मसल्स को बहुत ढेर सारी जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको एनर्जी बनाना है। फिर भी उसके बाद भी कुछ देर के बाद क्या होता है कि आप इनफ ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं कर पाते, और इसी की वजह से जो मसल्स हैं, मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप कभी देखते हो कि दौड़ रहे हो, आप सपोज करो आप फर्स्ट डे वॉकिंग के लिए गए, ठीक है। वॉकिंग में थोड़ा थोड़ा अगर आप दौड़ रहे हो और एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने वो काम किया तो आपके पैरों में पेन स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? वो क्यों होता है? उसी की वजह से ही होता है। तो चलो खैर, आते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर आपका अस्थमा। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, दिस इज ड्यू टू एलर्जी। ये किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से हो सकता है। अब एलर्जी कुछ मतलब एलर्जेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो कोई पोलन ग्रेन हो सकता है, वो हस्क हो सकता है, वो पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। और ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिससे अस्थमा होता है वो तो ज्यादातर क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है। कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? हम्म, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। इस तरह से लिख लो बच्चे, इन्फ्लेमेशन लिख दो, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। और ये बेसिकली आपको प्रॉब्लम करता है ड्यूरिंग, ये भी याद रखना, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछ सकता। अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनको जो है वो सांस ले तो लेते हैं, पर वो जो एक्सपायरेशन करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है, एक्सपायरेशन नहीं कर पाते हैं। तो वो एक्सपायरेशन जो है जब करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है। चेस्ट एक्सपायरेशन के दौरान मैं पूरा लिखाई देता हूँ आपको, रुको, लिख लो यहाँ पे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, अस्थमा में एलर्जेंस अगर आपको आए तो जैसे आपका ये पार्थेनियम है, पार्थेनियम जानते हो ना, कांग्रेस ग्रास, उसका भी वो बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करता है अस्थमेटिक पेशेंट को, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सच एज बाय
पॉलन ग्रेन ऑफ, क्या नाम बोला था अभी? पार्थेनियम। ये कहाँ से आया था पार्थेनियम? ये एक्जोटिक स्पीसीज है, पता है कि नहीं आपको? पार्थेनियम आपका एक्जोटिक स्पीसीज है। कांग्रेस ग्रास इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट इंपोर्ट किया गया था। एक्चुअली इंपोर्ट किया गया था आपका वीट, और वीट के साथ दे दिया इन्होंने इसको, ठीक है, तो वो पूरे इंडिया में बड़ा ग्रो कर गया। एक्जोटिक स्पीसीज आपको पता है इकोलॉजी में कि एक्जोटिक स्पीसीज इतना जल्दी इन्वेसिव, इतना डेंजरसली इन्वेसिव क्यों होती हैं? क्योंकि उनका नेटिव कोई प्रेडेटर नहीं होता है। वो यहाँ की नेटिव स्पीसीज तो है नहीं है, ठीक है, तो अगर उसका प्रेडेटर नहीं होगा तो बहुत तेजी से ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से स्पीसीज जैसे आपका आइकॉर्निया, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको? क्योंकि आइकॉर्निया आपके ग्रो करता है पॉन्ड या लेक में, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स क्या है? फिशेस। तो ये क्या करता है, पूरे इसको इसको ऑक्युपाई कर लेगा, तो ये पार्ट जो है कट ऑफ हो जाता है ऑक्सीजन से, और जैसे ही ऑक्सीजन कट ऑफ होगा इनके लिए, या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ेगी और ये मरने लगेंगी। ये मरने लगेंगी तो यहाँ के जो लोग हैं जिनको मेन फूड बोल सकते हो फिशेज है, वो उनके लिए दिक्कत करेगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? टेरर ऑफ बंगाल। दूसरा है आपका अस्थमा के बाद ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस ये किसके इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है? या तो पहले लिख दो ड्यू टू और जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग, अच्छा हंस रहे होगे कि इसमें से कौन सा जो है, कितने लोग सिगरेट का सेवन करते हो भाई, बताओ मुझे। बंगाल में तो काफी परसेंटेज ऑफ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? फर्स्ट टाइम, हालांकि मैं दिल्ली वगैरह में भी रहा, पर मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स को सिगरेट स्मोक करते यहीं पे देखा, स्पेशली साल्ट लेक वाला वो एरिया जहाँ पे पहले थे। फर्स्ट टाइम मैंने गर्ल्स को स्मोक करते, वो भी मतलब कॉन्फिडेंस देखो। मुझे तो कई बार अगर मेरे मेरे को अगर इसको इस तरह से कोई सिगरेट दे दे तो हो सकता है हाथ से गिर जाए, बट कॉन्फिडेंस होता है जो लोग पीते हैं। चलो आ जाओ, ब्रोंकाइटिस। चलो लिखो बेटा, इन्फ्लोमेशन इन ब्रोंकी, इन्फ्लोमेशन इन ब्रोंकी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकी। और कुछ लिखना है मुझे यहाँ पे? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो। एक्चुअली जो सीरो म्यूकस ग्लैंड है उनमें दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रोंकी है वहां पे जो सीरो म्यूकस ग्लैंड है, सीरो म्यूकस ग्लैंड एंड गॉबलेट ग्लैंड, इनमें दिक्कत होती है, ठीक है, इनमें दिक्कत होती है, गॉबलेट ग्लैंड। तो ध्यान में रखना, सीरो म्यूकस ग्लैंड एंड ब्रोंकी, यहाँ पे आपका ब्रोंकाइटिस में दिक्कत होता है। अब आते हैं एक लास्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये यहाँ पे जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत डस्ट पार्टिकल, बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं जो लोग, ठीक है, तो या माइंस में जहाँ पे सिल्का वगैरह, एस्बेस्टस वगैरह जो है निकल रहा है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है।
यहाँ पे अगर एक और चीज लिखना हो कि सीरस म्यूकोग्लैंड और इसमें गॉबलेट सेल में एक्चुअली क्या होता है, तो हाइपरट्रोफिड एंड हाइपरप्लेसिया एंड हाइपर, वैसे पूछेगा नहीं मुझे जहां तक है, इतना डीप में नहीं पूछेगा। सेल का इंक्रीज होना एंड सेल का राम नाम सत्य हो जाना, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहला चीज तो यहाँ पे यही लिखना है, ड्यू टू ऑक्यूपेशन, ये व्यवसाय की वजह से होता है जो उस इंडस्ट्री में, ठीक है। ड्यू टू ऑक्यूपेशन इन सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री। इनकी वजह से क्या होगा कि जो लंग्स की जो एल्वेलाई है, ठीक है, लंग्स में जो एल्वेलाई है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, अफेक्टेड ऑर्गन एल्वेलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्वेलाई है वो फाइब्रस हो जाती है, और फाइब्रस हो जाएगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। और आपको पता है कि ब्लड सप्लाई क्यों है वहां पे, ताकि वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवा सके, ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवा सके। तो लिख दो वहां पे जरा सा, ठीक है, वहां पे लिखो जरा, करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ proliferation of fibrous connective tissue, characterized by presence of, characterized by presence of proliferation of fibrous connective tissue, characterized by presence of proliferation of fibrous connective tissue, connective tissue। और अगर ये फाइब्रस हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो है लॉस हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई लॉस हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर एल्वेलाई जहां जहां पे फाइब्रस ये हुआ है, ठीक है, प्रोलिफरेशन हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, वो अब गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके लंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और लंग की कैपेसिटी एक लिमिट से कम हुई तो ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में जैसे जो डिजीज होती है, यहाँ पे इस पे नीचे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ये तो इट इज ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इनका कैसे बचा जा सकता है इससे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो मास्क वियर करें, और ऐसा मास्क जो कि उन फाइन पार्टिकल्स को रोकता, ठीक है। तो वहां पे काम करने वाले लोगों को इस जो है मास्क जो है वियर करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो है बाय ब्रीदिंग वो फाइन पार्टिकल्स ना जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी में तो है नहीं है, निमोनिया है, निमोनिया भी आपका अगर लिखना चाहो तो लिख लो। निमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस निमोनिया, ठीक है, ये कॉज करता है। और ये भी किसको अफेक्ट करता है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, एल्वियोलाई, लंग्स, ठीक है। आपका ट्यूबरकुलोसिस, स्पेशली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करेगा, ट्यूबरकुलोसिस, नाम हिंट भी मिल रहा है फिर भी नहीं बता पा रहे हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन में वही लिख दो। सर वो सिलिकोसिस के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? एस्बोस्टेसिस, एस्बेस्टोसिस। यहाँ पे लिख सकते हो एंड प्लूरा, प्लूरा को भी अफेक्ट करता है। प्लूरा तो जानते ही होगे। एक होमवर्क देता हूं, कर लो, कुछ है नहीं है उसमें। क्या? पल्मोनरी कैपेसिटी, ये कैपेसिटी रहना, पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है। तो इस पल्मोनरी कैपेसिटी में वैसे कुछ है नहीं है, और मेरे पास इस समय पल्मोनरी कैपेसिटी के लिए कुछ कंटेंट भी नहीं है, आपको एनसीईआरटी देना पड़ेगा। तो लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, या मैं लिखा दूं? लिख लोगे ना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं है, जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। तो जो भी वाइटल कैपेसिटी वगैरह है, ठीक है, कुछ कैपेसिटी है, कुछ वॉल्यूम है, तो वो आप उनको नोट डाउन कर लेना, स्पेशली कितना वॉल्यूम है लंग्स में, ठीक है। जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आईआरवी, ईआरवी, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी, पता नहीं कौन कौन सी कैपेसिटी। हाँ, ये कहाँ का नोट्स है? कहाँ का? अरे कोचिंग का कोई नाम होगा। अरे इतना बड़ा नाम बता दिए। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर पे आओ आप। कर जरूर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे, ये सपोज करो आपका जाइगोट है प्लांट का, आपका नहीं, आप वाला तो बाद में आएगा, ठीक है। ये जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। और इससे क्या बनेगा? जाइगोट से स्टार्ट होगा इसका डेवलपमेंट, तो सबसे पहले बनेगा आपका, ठीक है, एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होगा, एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा जाके? एम्ब्रायो जब सीड बनेगा, सीड करके एम्ब्रायो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा, वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या बना देगा? ठीक है, पूरा प्लांट बना देगा, जर्मिनेट करके पूरा प्लांट बना देगा। पर यहां पे देखो कि एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल में खूब सारा डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, और उसने एम्ब्रायो बना दिया। एम्ब्रायो में फिर क्या हुआ? मार्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से, मार्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से वो जो
सिमिलर सेल्स थी वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट करके पूरा का पूरा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बना दिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बन गए। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ और कैसे हुआ कि जो सिमिलर सेल्स थी उन्होंने पूरा का पूरा प्लांट बना दिया, जिसमें डिफरेंट सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, डिफरेंट शेप्स की सेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं और डिफरेंट शेप की सेल में। तो ये जो चीज प्रोसेस हो रही है, पूरा जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन सी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कई बार इस ग्रोथ को आप ये भी लिख सकते हो मार्फोजेनेसिस। ग्रोथ को आप क्या लिख सकते हो, मार्फोजेनेसिस। ठीक है, तो एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से, मतलब दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से बहुत ढेर सारी सेल्स बनी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान में, और उनसे फिर जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट प्लांट या डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी। तो ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो इसके अंदर हुआ होगा जिसकी वजह से जो पहली जो सब एक जैसी सेल्स दिखाई दे रही थी और वो बाद में क्या हो गई, उनका शेप चेंज हो गया, उनका फंक्शन चेंज हो गया, कुछ तो हुआ उसके अंदर। अगर वो हुआ है तो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का आपने नाम दे दिया कि भैया हम इसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, और डेवलपमेंट में जो है जो प्रोसेस हो रही है, लाइक ग्रोथ, ग्रोथ तो हो ही रही है, और साथ में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाना। ठीक है, बाय चेंजिंग देयर शेप एंड बाय चेंजिंग देयर फंक्शन, तो स्पेशलाइज हो ही रहा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन या जो मॉर्फोजेनेसिस प्लस डिफरेंशिएशन, उसको बोल दिया डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पूरी प्रोसेस हुई है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि श्योर शॉर्ट ये जो डेवलपमेंट है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं आगे ले जा रहा हूं। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हों। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इस डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल जाइगोट से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनी, जिन्होंने पूरा का पूरा डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट बना दिए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं, अब ये फैक्टर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ये फैक्टर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोल सकते हो आप, और दूसरे हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, इंटरनल फैक्टर भी काम करेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे एक दो लाइन और बता दूं, तो इंटरनल फैक्टर के अंदर दो टाइप के फैक्टर्स हो जाएंगे, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। तो जो एक इंट्रासेलुलर है उसमें आपके क्या आ जाएंगे, सेल के अंदर आपके न्यूक्लियस, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जीन। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो न्यूक्लियस, ठीक है, या क्रोमोसोम्स, जीन्स, जो भी लिखना चाहते हैं इंट्रासेलुलर में। ठीक है, न्यूक्लियर जीन्स भी लिख सकते हो, अगर न्यूक्लियस लिख रहा है, एक मिनट, जीन्स लिख लो बेटा यहाँ पे, ताकि हमें आगे फिर से डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाए। अब जीन्स दो टाइप की होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक जो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स है, न्यूक्लियर जीन्स, और दूसरी जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर जो जीन्स है, वहां पे भी तो जीन्स प्रेजेंट होती है, उनका अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो वो सब इंट्रासेलुलर के अंदर आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, सच एज, क्या लिख दूं, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटो हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटो हार्मोन्स। तो ये तो हो गए एक्स्ट्रा।
एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइक आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक सन लाइट, आपका एयर जो है, ठीक है, आपका वाटर, ठीक है, सॉइल टाइप, आपका डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस चैप्टर में दो चीजें तो यहाँ पे जो लिखी हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो डिस्कस करना है, और इनको जो रेगुलेट कर रहे हैं, इनको जो रेगुलेट कर रहे हैं फैक्टर्स, उसमें स्पेशली ये फैक्टर हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये डिस्कस करना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जेनेटिक्स यूनिट का है, वो कॉमन है सबका, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये कहाँ का यूनिट है? इकोलॉजी का यूनिट है सब कुछ आपके उसमें, ठीक है। तो ये इकोलॉजी का यूनिट है, वो सेपरेट है, ये जेनेटिक्स है। तो हमको सिर्फ इसके बारे में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो फैक्टर्स हैं बेसिकली, स्पेशली वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं इस पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को, वो डिस्कस करना। तो अब आते हैं हम सबसे पहले फिर से वही लिविंग वर्ड में जो आपने पढ़ा था ग्रोथ, वापस से आ जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे एक चीज कि जो प्लांट है, प्लांट का जो ग्रोथ का फर्स्ट स्टेज है वो कौन सा? फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ क्या है? सीड जर्मिनेशन। कहां जिंदा रहते हो तुम लोग? सीड सीड जर्मिनेशन। अगर मैं थोड़ी देर से आपको ये बताऊं कि जो एम्ब्रायो बना, ठीक है, जाइगोट था आपके पास में, मतलब प्लांट के पास में, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एम्ब्रायो बना, और एम्ब्रायो किसके अंदर प्रेजेंट है? सीड के अंदर। सीड के अंदर एम्ब्रायो प्रेजेंट है। और अगर आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज सीड, तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द डोरमेंट स्टेज, ठीक है, या सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज, ठीक है। डोरमेंट स्टेज लिख लो, चाहे सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज लिख दो। किसकी किसकी डोरमेंट स्टेज है? ऑफ प्लांट। डोरमेंट ही तो रहता है, सारी अपनी एक्टिविटीज को सीज कर देता है इस दौरान, ठीक है, मिनिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ में ऑफ द प्लांट। किस लिए प्रेजेंट है? टू पास द अनफेवरेबल एनवायरमेंट, ठीक है। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है, उनको पास करने के लिए प्लांट किस स्टेज पे चला जाता है? डोरमेंट स्टेज। उसी को आप क्या बोलते हो? सीड बोलते हो, ठीक है, उसी को आप सीड बोलते हो। तो सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ की जो सबसे पहली स्टेज है इन केस ऑफ प्लांट, दैट इज द सीड जर्मिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सीड जर्मिनेशन है, ये जो सीड जर्मिनेशन है, दो टाइप का होता है। ये आपको ऐसे एक तीसरा टाइप का भी है, पर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, यह शायद आपने पढ़ा हो क्या? वी पेरी पढ़ा है, वो भी एक टाइप का है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एपिजियल एंड हाइपोजियल। ऐसा सच नाम देके तो कुछ भी नहीं एनसीईआरटी में दिया है, बट ये एपिजियल वाले का पिक्चर बना रखा है, एपिजियल जर्मिनेशन का पिक्चर बना रखा है, ठीक है। और ये भी लिख रखा है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट है वो सीड जर्मिनेशन,
मतलब जर्नी ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? बाय सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। तो एपीजियल में क्या है कि जो कॉटिलेडन्स है, कॉटिलेडन्स है वो ऊपर की तरफ सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। क्यों सॉइल के ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि आपको याद होगा, अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो में ये कॉटिलेडन है। एम्ब्रायो में क्या प्रेजेंट है? कॉटिलेडन प्रेजेंट है और साथ में एम्ब्रायनल एक्सिस प्रेजेंट, एम्ब्रायनल एक्सिस प्रेजेंट। एम्ब्रायनल एक्सिस में आपका ऊपर में ये आपका क्या है? प्लीम्यूल है। ये आपका क्या है? एपिकोटाइल है। ये आपका क्या है? हाइपोकोटाइल है। और ये आपका क्या है? रेडिकल। तो होता क्या है कि हाइपोकोटाइल की जो ग्रोथ है इन कंपेयर टू द एपिकोटाइल, मतलब इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इज मच देन एपिकोटाइल, बहुत ज्यादा है, मोर है यहां पे। उसकी वजह से क्या है कि इसकी ये कहां पे प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। आपने प्लाविंग की सीड डाल दी, ठीक है, तो प्लाविंग की सीड डाल दिए, अब इसकी ग्रोथ ज्यादा है तो इसको उठा लाएगा ऊपर की तरफ, सॉइल के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और इसी वजह से एपी मतलब क्या है? अबव, ठीक है, अबव, अबव सॉइल, सॉइल के अबव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है एपीजियल में हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आप यहां पे एक चीज लिख सकते हो, इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल मोर देन एपिकोटाइल, और उसकी वजह से इट पुशेज, ये जो हुआ है इसकी वजह से ये क्या करेगा? पुश द कॉटिलेडन्स अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इपीजियल, इपीजियल। तो ये इसका उल्टा आप लिख लेना, इसके उल्टा आप लिख लेना। एपीजियल का जो अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, कुकुरबिटेसी फैमिली, नहीं याद है? अच्छा, देखा ही नहीं। लाइक कुकुरबिटेसी में जैसे आपके जो सब्जियां हैं, स्पेशली रेनी सीजन वाली, ठीक है, लाइक क्या बोलते हैं, पंपकिन, पंपकिन, कुकुम्बर, लिखना चाहो तो लिख लो, मेरे इच्छा नहीं है लिखने की, ठीक है। कभी अगर नीम को ग्रो करते हुए देखा, देखा है, वो भी वही काम करता है, ठीक है। बट अगर आपने कभी मैंगो को देखा हो, मैंगो नहीं उठाता है उसको, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि एपिकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा है इन कंपेयर टू द हाइपोकोटाइल, तो वो नीचे ही रह जाता है सॉइल में, ठीक है। एपिकोटाइल की ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है। तो सीड जर्मिनेशन का आप पिक्चर देख लेना एक बार, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सीड जर्मिनेशन का पिक्चर बना हुआ है। उसमें क्या है कि हाइपोकोटाइल बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो जो कॉटिलेडन्स हैं या कॉटिलेडनरी लीव्स हैं वो एयर में आ जाएंगी, एयर में आ जाएंगी, सॉइल के ऊपर आ जाएंगी। उसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है जहां पे कि वो जो कॉटिलेडन्स हैं वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, ठीक है, और वो तब तक फोटोसिंथेटिक रहते हैं जब तक कि सीडलिंग्स जो है अपना फूड सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देती। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, ऑब्जर्व किया करो, नेचर में रहते हो, ठीक है, हाँ, कि उसमें उसमें जो अगर विलेज वाले बच्चे स्पेशली देखें, जब वो कुकुरबिटेसी का मेंबर ग्रो करता है तो उसमें पहले जो है इस तरह के दो दो जो है थिक डीप ग्रीन कलर के वो बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। वो बेसिकली कॉटिलेडन है, वो ग्रीन हो गया है, वो लीफ नहीं है। फर्स्ट टू जो लीफ बनती हैं वो क्या है? कॉटिलेडन है, ग्रीन हो गई है फोटोसिंथेटिक, और तब तक फोटोसिंथेटिक रहती हैं जब तक ये जो प्लेम्यूल है इससे लीफ नहीं निकल आती, प्लेम्यूल से, ठीक है, लीफ, क्योंकि रेडिकल का काम तो क्या है? नीचे जाके मिनरल एंड न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करना। जब तक ये पूरा का पूरा एक्टिव नहीं हो जाता है तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीड जर्मिनेशन से आगे बढ़े, अब आते हैं फिर से
कि ग्रोथ का जो पहला स्टेज बता दिया, अब ग्रोथ को डिफाइन करो। ये क्या है? परमानेंट, इरिवर्सिबल, लिखा चुका हूं पहले भी। इंक्रीज इन, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द प्लांट, या आप ये बोल सकते हो ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, पर चूंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं प्लांट लिख दे रहा हूं। ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इवन और होल प्लांट, ठीक है, होल प्लांट, ठीक है, वो हो जाएगा। ये जो परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऑफ द प्लांट और होल प्लांट में, उसको आप क्या बोलते हो? ग्रोथ बोलते हो, उसको आप ग्रोथ बोलते हो। ग्रोथ इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी देख पढ़ चुके हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, ग्रोथ कब होती है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कब ग्रोथ होती है? accompanied by, generally growth is accompanied by, क्या लिख दूं यहां पे? एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बोथ मेटाबॉलिक है, इसका मतलब बोथ एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्यों लिखा है, ऑलवेज क्यों नहीं लिख रखा? जब कैटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म हो जाएगा तो देयर विल बी नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगी। दैट्स वाई ये जनरली लिख रहा है कि जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है। फिर से अगर बात करूं मैं प्लांट ग्रोथ की, प्लांट ग्रोथ की, तो प्लांट ग्रोथ इज जनरली क्या होगा प्लांट ग्रोथ? आप लोग बता नहीं पाते हो कुछ। इनडिटर्मिनेट एंड अनलिमिटेड, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, और अनलिमिटेड है। मतलब कहने का टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, बट it may be limited, या इस तरह से लिखो डिटर्मिनेट एंड, अरे कुछ आगे बोलते रहा करो, अच्छा लगेगा मुझे। लिमिटेड, एग्जाम्पल दो। पेरेनियल प्लांट्स, और यहां पे एनुअल एंड बाइनियल। अब एनुअल बाइनियल के एग्जांपल आपको पहले से पता होना चाहिए। व्हीट राइस जो है एनुअल है, रेडिस जैसे प्लांट बाइनियल। वो भी रेडिस अगर अपने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो वहां पे भी वो क्या है, एनुअल है। टेम्परेट कंट्रीज पे जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेट रीजन पे रेडिस बाइनियल हो जाएगा। वो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो याद रखना एक चीज की, जनरली ये पूछेगा आपसे, ये जहां तक पूछेगा कि जनरली प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड
अनलिमिटेड। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ, दैट्स व्हाई इट इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। एक और चीज लिख दो यहाँ पे, प्लांट ग्रोथ आप वहीं पे लिखना, अगर आपके पास स्पेस है, नहीं तो दूसरा पॉइंट भी बना सकते हो। ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म, न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड थ्रू आउट देयर लाइफ, उसी को क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एंड साथ में क्या है, इररेगुलर। जबकि एनिमल्स में जो प्लांट ग्रोथ है वो किस टाइप की होती है, डिफ्यूज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ओपन है एंड, अच्छा एक और चीज लिख दो, लोकलाइज्ड भी है, लोकलाइज्ड भी है। ठीक है, लोकलाइज्ड है, ओपन फॉर्म है, इररेगुलर। चलो मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ पे आते हैं। मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ किसकी वजह से होता है, अगर आप ग्रोथ की रूट पे जाओ, बेसिक पे जाओ, तो ग्रोथ क्या है, इट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ पे होती हैं, सेल में होती है, और सेल में कहाँ पे होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोले सेल लेवल पे, सेल लेवल पे, तो ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे। ठीक है, ग्रोथ को आप कैसे मेजर करोगे, प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम से। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो ग्रोथ है। ठीक है, इंक्रीज इन, पर चूंकि क्या है कि आप सेल को तो मेजर कर नहीं सकते हो यूजुअली। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके बैठो तो बात अलग है। ठीक है, तो अब अगर आप सेल को मेजर नहीं कर सकते तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए आप कुछ उसके प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे, उसके प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे और उनसे मेजर करोगे सेल को। ठीक है, तो आप एक तो लिख दो ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। आप कैसे कर सकते हो, ये प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ठीक है, या बाई, इस तरह से लिख दो, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो या आप सीधे सीधे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जरा सा क्राइटेरिया लिख देते हैं कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे आप जो है क्या कर सकते हो, ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। जैसे इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा हूं नंबर ऑफ द सेल्स, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो लिख दो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, ग्रोथ इज measured by increase, सीधे रखो यार, सेल नंबर लिखो सीधे, सेल नंबर। दूसरा फ्रेश एंड ड्राई वेट, मतलब क्या है फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट से, अरे फ्रेश वेट में वाटर होगा, ड्राई वेट में वाटर नहीं होगा। ठीक है, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जैसे लीफ का सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, लेंथ, लेंथ। ठीक है, जैसे पालन ट्यूब की लेंथ, अगर आप पिक्चर में देखोगे अपने एनसीईआरटी के, तो वहां पे क्या किया है, वहां पे ये जो है क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब का पिक्चर दिखाया नहीं, सीड जर्मिनेशन का पिक्चर दिखाया है। ठीक है, शायद क्या, अब देख लो एक बार एनसीईआरटी में किसका पिक्चर है, मुझे दिमाग में आ नहीं रहा। तो उसमें मैं क्यों बता रहा हूं, उसमें उसमें एक चीज लिखी हुई है कि वो जो मेजरमेंट है, उसको मेजरमेंट कौन सी टेक्निक यूज की गई है, पैरेलल लाइन टेक्निक, पढ़ा है।
शायद मुझे जरा दिखाना एनसीईआरटी अपना। नहीं, यस वही है, सीड जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन, पैरेलल लाइन टेक्निक। तो वहां पे उन्होंने क्या है, ये जैसे सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट ही कर रहा तो पहले इसका छोटा होगा ये नीचे की तरफ रेडिकल वाला पार्ट, फिर ये क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके उसका ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन टेक्निक से, पैरेलल लाइन टेक्निक से आप जो है पता लगा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि ये पैरेलल लाइन टेक्निक यूज किया जाता है किसको, टू मेजर द ग्रोथ। कहां पे, इन प्लांट, इन प्लांट। बहुत ज्यादा करेगा तो बोलेगा सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। इंस्ट्रूमेंट दैट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। अपनी ग्रोथ को मेजर करने के लिए तो सीधे सीधा मीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए आते हैं आपके पास में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ, जिसमें से ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ठीक है, एक और है बोस क्रिस्कोग्राफ। दिस इज द मोस्ट sensitive measure instrument that used for the measurement of the growth। ठीक है, बोस के स्क्रू 10,000 तक मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है, 10,000 टाइम्स। पर आप ऑक्सीनोमीटर बस ध्यान में रखना कि ऑक्सीनोमीटर जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस में यूज किया जाता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। एक साथ चीजें आपके उसमें एनसीईआरटी में और भी लिखी हुई हैं, ठीक है, वहां पे आपको मेंशन है कि पॉलन ट्यूब, अगर आपसे पूछेगा कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे मेजर करोगे तो बाय लेंथ। अगर आपसे पूछेगा कि लीफ का जो है ग्रोथ कैसे मेजर करोगे, बाय सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आपसे कोई फ्रूट का मेजरमेंट करेगा तो कैसे बोलोगे, वॉल्यूम, जैसे कुकुम्बर, ठीक है, आज छोटा सा था कल इतना बड़ा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम से नापोगे। अगर कोई और पार्ट है जैसे जो है आप उसका फ्रेश वेट ड्राई वेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सेल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद उसी के लिए दिया है, आपके कुकरबिटेसी का कोई मेंबर है कि विद इन 24,000 टाइम जो है 24 आवर्स में 17,500 सेल्स इंक्रीज कर जाती है, टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वो देख लेना, क्योंकि ये डेटा है, एग्जामिनर को कभी बच्चे को परेशान करने का मन हुआ तो पूछ लेगा। उसमें लिखा हुआ है दो चीजें, दो डेटा है मेरे पास है। एक तो है कि मेज, अच्छा हाँ, मेज रूट है आपका, मेज रूट, मेज रूट में जो एपिकल सेल है, इसकी जो एपिकल सेल है ये आपका कितने दिन में है, पर आर है, नॉट डे, ये पर आर 17,500 सेल्स ऐड करता है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। वाटरमेलन जो है 35,000 टाइम्स इंक्रीज होता है कितनी देर में, पर डे में, ठीक है, उसका जो साइज इंक्रीज करता है वाटरमेलन का। देखते हो, अगर आपको जो विलेज वाले हैं जिन्होंने उसको ग्रो करते देखा है, अभी अभी देख के गए आज शाम में कि बिल्कुल इतना सा था, कल देखा वो इतना हो गया, इस तरह से इंक्रीज करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो टाइम कितना हो गया, 1 बज गया। कितना टाइम रहता है अभी, क्लास कब तक है, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर चलते हैं। चलो, बस फेजेज ऑफ ग्रोथ और बताऊंगा, हालांकि बता चुका हूं मैं ये सब फेजेज ऑफ ग्रोथ के बारे में, बट एक बार मैं आपको जस्ट रिन्यू करवाऊंगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ, तो आपको यहाँ पे 3 फेजेस देखने को मिलेंगे, 3 फेजेस। कौन कौन से 3 फेजेस हैं वो,
मेरिस्टेमेटिक elongation, मैचुरेशन। डेवलपमेंट वाली फेज को हम थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे, यही सारी बीच बीच में आएंगी, ठीक है, बीच बीच में यही आएंगी, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो मेरिस्टेमेटिक elongation एट मैचुरेशन, अगर आपको याद होगा किसका स्ट्रक्चर, रूट का स्ट्रक्चर, रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रूट में जो है क्या कहते हैं, ये तो हो गया रूट कैप, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो इस तरह से, ठीक है। जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, दिस इज द रूट कैप। अब ये पता होगा कि रूट कैप जो है किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसमें ही कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मुझे भी नाम याद नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है, तुमको याद होना चाहिए था वैसे। अब इसका जो है ये वाला जोन है, कुछ जोन है, और छोटा कर दो इसको, और छोटा कर दो, ये कुछ जोन है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मतलब ऐसी सेल्स जिनमें डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन होगा ये, मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये जो है आपका, ये चूंकि डिवाइड कर रही है तो ये मेरिस्टेमेटिक फेज होगा, ठीक है। इसके बाद जब ये डिवीजन कैपेसिटी जो है क्या कहते हैं, सेल जैसे जैसे करके आगे वो बढ़ेगा, तो उसमें से जो कुछ सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगी, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे इलोंगेट करना स्टार्ट कर देंगे, पाइल अप करना स्टार्ट कर देंगे इधर से, ठीक है, इधर से पाइल अप करना स्टार्ट कर देंगे, इधर से आपका पाइल अप करना स्टार्ट कर देगा, मतलब सेल में इलोंगेशन है, ठीक है। तो इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन जोन, दिस इज इलोंगेशन जोन, ठीक है। और इस फेज को बोलेंगे इलोंगेशन फेज। इसके ऊपर आपको सेल्स मिलेंगे जो मैच्योर सेल्स हैं, और उन मैच्योर सेल्स से आपके रूट हेयर से राइज होंगे, तो ये वाला जोन हो जाएगा आपका मैचुरेशन जोन, और जो फेज होगा वो मैचुरेशन फेज, ठीक है। तीनों चल रहे हैं, अपना काम जिनको करना है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में आपको 3 फेजेस देखने को मिलेंगे, कि जहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन है वहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती चली जा रही हैं, वो मेरिस्टेमेटिक फेज है उसका। इलोंगेशन, जहां पे सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करती है तो पहले वो इलोंगेशन जोन पे जाती है, मतलब कह रहे क्या, एक सेल, ये सपोज करो सेल है, इसने डिवाइड किया, इसके पास डिवीजन कैपेसिटी थी, डिवाइड किया, अब ये सेल क्या करेगी, इस सेल अपना साइज बढ़ाएगी, सेल तो साइज कैसे बढ़ा रही है, बाय इलोंगेशन, ठीक है, साइज बढ़ाएगी और भी कुछ चेंजेस करेगी, फिर यही सेल जाके डिफरेंशिएट कर जाएगी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तो वो मैचुरेशन जोन है, वो मैचुरेशन का पार्ट है, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में दो चीजें हैं सेल के पास में, एक तो इनके पास में क्या है, डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है कि जो इनकी सेल वाला, जो मैं मेन बता रहा हूं, मेन चीज जो इनका सेल वाल है वो क्या है, सिर्फ प्राइमरी सेल वाल, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी, इनमें लार्ज कॉन्सिपिकुअस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो कैसा होगा, डेंस होगा, बता चुका हूं मैं पहले भी, ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज कॉन्सिपिकुअस न्यूक्लियस होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगी, और डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट होगा। ये जो इलोंगेशन फेज है, यहाँ पे जो इलोंगेशन जोन पे जो सेल्स पाई जाएंगी वो इलोंगेटेड होंगी, उनमें प्रोटोप्लाज्म क्या होना स्टार्ट कर देगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। और जो मैचुरेशन जोन है, ठीक है, मैचुरेशन जोन में सेल्स मैच्योर करके क्या करेगी, सेल मैच्योर करके क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन डिफरेंशिएट करके अपना स्पेसिफिक फंक्शन अचीव करेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली मैचुरेशन जोन है। इलोंगेशन जोन में जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे जो सेल वॉल थिकनिंग के रिस्पेक्ट में सेल वॉल क्या होगा, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम थिकनिंग कहाँ पे मिलेगी, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना जाके, कि जो मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ सेल वॉल है वो कब अचीव होता है, आपका मैचुरेशन। मैंने लिखा नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। इसके अलावा आप फेजेस को और भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हो,
ग्रोथ काफी लंबा खींचेगा, परेशान हो रहे होगे। मैं जस्ट बता देता हूँ, लिखना नहीं है, छोड़ दो, बाद में लिख लेना। ग्रोथ आपको इस तरह से ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अब वो लेंथ वगैरह जो भी लेना चाहते हो इधर टाइम होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मॉइड ग्रोथ मिलेगा। अब इस सिग्मॉइड में इनिशियल जो फेज है उसको बोलते हैं लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज है, इसको बोलते हैं लॉग फेज। और ये, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो यहां तक, ठीक है। और ये वाला जो फेज है ये प्लेट्यू फेज है, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो ग्रैंड फेज कौन सा है? ग्रैंड फेज ऑफ द ग्रोथ, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। इस दौरान सेल अपने आप को, इनिशियल फेज है ये, लैग फेज इज द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रोथ, और इस दौरान सेल क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, थोड़ा थोड़ा डिवीजन होना स्टार्ट करता है। फिर यहां से वो स्पीड पकड़ता है और एक स्टेज वो आती है कि जो ग्रोथ है वो बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ, वो क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल जो है ये बोल सकते हो कि ये डी एक्सेलरेशन फेज है, ये ग्रोथ का डी एक्सेलरेशन फेज है, ठीक है। थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहेगी, वो धीरे धीरे करके कम होगी। तो यहाँ पे आके ये 3 फेजेस ग्रोथ में और आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ग्रोथ दिखानी है, जहाँ पे कि अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलेंगे। फिर ग्रोथ रेट देखोगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाएगा, ग्रोथ खत्म हो जाएगा। जो आपका अरिथमेटिक एंड कौन सी ग्रोथ है? जियोमेट्रिक। वहां पे कुछ इक्वेशंस हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ में आपका LT इक्वल टू, LT मतलब ग्रोथ, सॉरी लेंथ ऑफ द, लेंथ एट टाइम t, LT इक्वल टू L0 इनिशियल लेंथ प्लस RT, R इज ग्रोथ रेट, T इज टाइम। एक इक्वेशन है, लीनियर ग्रोथ कर्व बनता है इसमें, ठीक है। और दूसरा है आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो बात है।